Hello and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 7th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे. नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो हमारा पहला एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिगार्डिंग हीट वेव्स इन इंडिया. We'll talk about heat waves, the vulnerability of India when it comes to heat waves. And this topic becomes important from GS paper 1 point of view. ये geography से directly relate करता है. After that, we will discuss the issue of death penalty. So recently बलवंत सिंह केस की जो न्यूज़ है इसकी वजह से जो डेथ पेनल्टी का जो इशू है काफ़ी लाइमलाइट में आ चुका है. So we will understand the background of this case, what are the arguments which are favor in the issuance of death penalty, the arguments that are against death penalty, वो हम यहाँ पे discuss करेंगे. And lastly, we'll also discuss collegium system. Again, collegium system GS paper 2 point of view से important हो जाता है. And as we know recently जो जजेस के नेम है वो क्लियर हुए हैं थ्रू collegium system. तो again collegium system भी न्यूज़ में आया है. सो वी विल कवर व्हाट इज़ कोलिजियम सिस्टम, इसकी हिस्ट्री क्या रही है एंड इससे किस तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, क्या क्रिटिसिज्म है, NJAC का इशू यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. सो दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं. आज एक आर्टिकल आया है विच हैज़ बीन रिटन बाय विनोद थॉमस एंड मेहताब अहमद जागिल. And the title of this article is In Rising Heat, the Cry of Wilting Outdoor Worker. So this article is based on the heat waves that are continuously coming and काफ़ी severe heat wave conditions आ चुकी हैं and consistently report किया जा रहा है कि जो इंडिया के जो major parts हैं वहाँ पे heat wave situation, heat wave conditions आ चुकी हैं. Now before we read this article, हमें कुछ हमारी value addition करनी होगी. पहले हम जानेंगे कि हीट वेव क्या है, क्या क्राइटेरिया होता है जिससे कि इंडिया के अंदर हीट वेव्स को डिक्लेयर किया जाता है, कॉजेज़ क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं, क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए टू डील विद द हीट वेव्स. एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हीट वेव्स का कौन सा पर्सपेक्टिव दिया गया है. तो पहले हम हमारी खुद की वैल्यू एडिशन करेंगे एंड देन वी विल रीड दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल. तो जैसा कि अब हम देख रहे हैं गर्मियाँ आ गई हैं एंड इंडिया के जो मेजर पार्ट्स हैं वहाँ से हीट वेव कंडीशंस जो हैं वो कंसिस्टेंटली रिपोर्ट हो रही हैं. तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि हीट वेव क्या है. तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा ये आता है दैट व्हाट इज़ हीट वेव. तो याद रखिएगा दैट इट इज़ अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर. सो द पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर विच इज़ मोर देन द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर. जो हमारा नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट द रेंज ऑफ टेम्परेचर. द मिनिमम टेम्परेचर वेरीज लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम गोज अप टू 30 डिग्री सेल्सियस. But if we have certain condition in which the maximum temperature is somewhat around 38 degrees Celsius. So this is the condition of abnormally high temperature which is more than the normal maximum temperature, and this usually occurs during the summer season. So this condition is called as heat wave. And typically India में अगर हम heat waves की बात करें so this occurs between March and June. And there are some rare cases कि जून के बाद ये जुलाई में मिले because we see कि मानसून आ चुके होते हैं, रेनफॉल होनी शुरू हो जाती है. तो मेनली मार्च एंड जून तक का जो पीरियड है यहाँ पे टिपिकली एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर परसिस्ट करता है. सो ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है एंड बिकॉज ऑफ दिस जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्रिएट होती हैं, दिस एडवर्सली अफेक्ट पीपल हु आर लिविंग इन दीज रीजन्स एंड दिस कैन इवन कॉज फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस and can sometimes result in death as well. So this is called as heat wave. So now we understood that what is heat wave, but after this we should know the criteria for declaring heat waves in India. India के अंदर heat wave condition आ चुकी है, इसे declare करने के लिए criteria क्या follow किया जाता है ये पता होना चाहिए. This is important for your prelims point of view as well. So heat wave हम कब बोलेंगे? when the maximum temperature of a particular station reaches at least 40 degrees Celsius or more for plains and 30 degrees Celsius or more for hilly regions.
अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में अगर हमारा टेम्परेचर एटलीस्ट 40 डिग्री और मोर हो चुका है इन दी रीजन्स ऑफ प्लेन्स, एंड इफ वी टॉक अबाउट हिली एरियाज एंड वहाँ पे 30 डिग्री और मोर कंडीशंस आ चुकी हैं, दिस इज़ व्हेन वी से दैट हीट वेव हैज़ अकर्ड. सो क्राइटेरियाज जो हम फॉलो करते हैं, दे आर डिफरेंट क्राइटेरियाज. सबसे पहले अगर हम नॉर्मल हीट वेव के डिपार्चर की बात करें, सो बेस्ड ऑन द डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल हीट वेव, if the departure is around 4.5 डिग्री सेल्सियस टू 6.4 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर है उससे अगर टेम्परेचर 4.5 टू 6.4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है, उस कंडीशन को हम हीट वेव कह सकते हैं. दिस इज़ नॉर्मल हीट वेव, जब हमारा नॉर्मल से टेम्परेचर 4.5 टू 6.4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है. लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर नॉर्मल से 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, इन दैट केस वी कॉल इट एज सिवियर हीट वेव. तो नॉर्मल से अगर 4.5 टू 6.4 डिग्री है, दिस इज नॉर्मल हीट वेव. बट इफ इट इज मोर देन 6.4 डिग्री सेल्सियस, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज सिवियर हीट वेव. So this criteria is based on the departure from the normal heat wave. And इसके बाद आता है if we talk about the actual maximum temperature heat wave, जो actual maximum temperature कब आता है, तो ये हम कब कहते हैं कि अगर हमारा जो actual temperature जो आ रहा है it is equal to or more than 45 डिग्री सेल्सियस, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर हीट वेव, जब हम 45 डिग्री से कंपेयर करते हैं. तो सिवियर हीट वेव कब आएगी? अब देखो, अगर 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया या फिर मोर देन 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो ये हमारी हीट वेव आ गई है. सिवियर हीट वेव कब होगी? जब टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर जाएगा. सो अगर ये जो क्राइटेरियाज मेंशन किए गए हैं, अगर ये एटलीस्ट 2 स्टेशंस एक मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन में अगर ये रिकॉर्ड हो रहा है फॉर कॉन्जिक्यूटिव 2 days, देन इट इज़ डिक्लेयर्ड ऑन द सेकेंड डे. ध्यान से समझिए, एक मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन में अगर 2 स्टेशंस में ये क्राइटेरिया हो रहा है कि हाँ जी, नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 या 6.4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है, 45 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा है फॉर कंटिन्यूसली 2 days, सो ऑन सेकेंड डे इन क्राइटेरियाज को मीट करते हुए हीट वेव्स को डिक्लेयर किया जाता है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. प्लेन्स के लिए एटलीस्ट 40 डिग्री, हिली रीजन्स के लिए एटलीस्ट 30 डिग्रीज. नाउ आफ्टर नोइंग दैट what is heat wave, the criteria for declaring heat wave, the question comes that what causes heat waves? Heat waves के causes क्या हैं? So ये जो extreme temperature हम देख रहे हैं कि all over the world there is extreme temperature, this is mainly because of the local factors. जो local factors और जो global warming है, इसकी वजह से हमें ऐसे events दिखते हैं जहाँ पे temperature काफ़ी extreme हो जाता है. We know the impact of greenhouse gases. And even scientists have made it clear that how greenhouse gas emission can increase the temperature in oceans, which can lead to soaring temperatures. Similarly, human activities की वजह से जो anthropogenic greenhouse gases emissions हो रही हैं, these are culprit in the current plight. हम जो intense weather face कर रहे हैं currently, इसमें anthropogenic greenhouse gases की emission का बहुत बड़ा रोल है. And क्रूशली जो हीट वेव्स हैं और जो वाइल्ड फायर्स हैं, दीज आर अनइमेजिनेबल विदाउट ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेट चेंज. ये इतना एक्सट्रीम हो ही नहीं सकता अगर यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक कॉज ना हो. तो बड़ा रीज़न ग्रीन हाउस गैसेज और जो ग्लोबल वार्मिंग जो हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो हम देख रहे हैं, इसकी वजह से ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर इवेंट्स हैं ये हमें देखने के लिए मिल रहे हैं. इसके बाद अगर हम इसकी इम्पैक्ट्स की बात करें, तो सबसे पहले साउथ एशिया में हीट वेव्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ये काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है. एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन कमिंग ईयर्स ये काफ़ी वर्सन अप भी हो सकती है. अगर हम लास्ट 100 ईयर्स की बात करें, तो जो ग्लोबल टेम्परेचर है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से राइज हुआ है. एंड जो करंट रेट चल रहा है, जिस लेवल पे करंटली ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ हो रही हैं, so by 2100 this can increase by 4 degrees Celsius, and we are seeing that as well. 2022 अभी शुरू ही हुआ है and it has been the 5th warmest year on record.
राइट? तो इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है. देन देर इज़ एक्सट्रीम हीट कंडीशंस. इन एक्सट्रीम हीट कंडीशंस स्पेशली अगर हम नदर्न स्टेट्स राजस्थान, यूपी, गुजरात, न्यू दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे भी जो एक्सट्रीम हीट कंडीशंस जो आ रही हैं उसके इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं. एंड दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग इन द साउथ इंडिया एज वेल. एंड इसकी वजह से जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, दिस हैज़ बिकम नियरली इम्पॉसिबल ड्यूरिंग आफ्टरनून्स. एंड देन देर इज़ इकोनॉमिक लॉसेज एज वेल. इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने के लिए मिलता है. एंड दे आर प्रूविंग टू बी यूरोप्स डेडलीस्ट क्लाइमेट डिजास्टर. इंडिया भी हीट एक्सपोजर फेस कर रहा है विच इज़ इम्पैक्टिंग साउथ एशिया. एंड देर आर स्टडीज विच फाइंड्स दैट around 1,41,308 lives they were claimed because of the acute weather in India during 1971 to 2019. And जिसकी वजह से इतनी lives impact हुई हैं, they were claimed by acute weather. And जिसमें से 17,362 lives they were due to the unrelenting heat. And the mortality rates are rising by 2/3 during this time period. एक्यूट वेदर की वजह से जितनी डेथ्स हुई हैं उनमें से 17,000 प्लस डेथ्स जो है वो हीट की वजह से हुई हैं. एंड मोर्टालिटी रेट लगातार इंक्रीज भी हो रहा है. इससे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक लॉस भी होगा. अगर एस्टिमेट किया जाए तो दिस कैन रीच टू $1.6 ट्रिलियन, 1.6 लाख करोड़ एनुअली अगर हमारी ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाती है. एंड यहाँ पे इवन आज का हमारा जो आर्टिकल है इसमें यहाँ पे भी आउटडोर वर्कर्स की बात की गई है. जो वनरेबिलिटी है आउटडोर वर्कर्स के लिए वो काफ़ी बढ़ चुकी है. दे आर द मोस्ट वनरेबल सेक्शन. इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आउटडोर काम करते हैं. एंड दे आर द मोस्ट वनरेबल ग्रुप. एंड इन हीट वेव्स दीज आर बेसिकली रूटेड इन दी degraded land and relentless deforestation. एंड जिसकी वजह से जो वाइल्ड फायर्स हैं वो एक्सबरेट होती हैं. एग्रीकल्चर इज़ अ वाटर इंटेंसिव सेक्टर, सो इट डज़ नॉट डू वेल जब हमारे पास हीट वेव्स आ जाएं. जो हीट वेव प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर भी सफ़र करता है. सो डेफिनेटली इफ़ वी टॉक अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ हीट वेव दे आर वेरी सिवियर. एंड इंडिया काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है व्हेन इट कम्स टू हीट वेव्स. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द मेजर्स दैट नीड टू बी टेकन. तो सबसे पहले तो हमें जो सेफ्टी नेट्स हैं इन्हें इनिशिएट करना होगा. दे आर रिक्वायर्ड एज अ लार्ज सेगमेंट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द आउटडोर वर्क. आउटडोर वर्क के ऊपर जितने लोग डिपेंडेंट हैं तो उतना ही हमें सेफ्टी नेट बनाना होगा. इसके अंदर there should be combination of targeted transfer and insurance scheme ताकि जो आउटडोर वर्कर्स की जो resilience है वो यहाँ से improve हो सके. एंड जो transfers हैं they are best linked to the beneficiaries or to own the efforts to build resilience. Like for example adapting agricultural practices to the uptick in heat waves. Heat waves जब आ रहे हैं तो किस तरह की agricultural practices होनी चाहिए. Insurance scheme, targeted transfers, these are something that we need जिससे कि जो safety nets हैं वो initiate हो सके. Then we need better agricultural practices as well जो ज़्यादा water intensive ना हो. And we should support afforestation. Afforestation को support करना होगा. And इसका काफ़ी salutary effect भी है warming के ऊपर. तो अगर हम यही चीज़ें करें, water intensive agriculture को थोड़ा shift करें, better agricultural practices adopt करें, एफॉरेस्टेशन को सपोर्ट करें, तो इससे भी जो हीट वेव्स हैं, जो वार्मिंग है वो रिड्यूस हो सकती है. देन वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये पढ़ते भी हैं, हम ये सुनते भी हैं, क्लाइमेट मिटिगेशन और डीकार्बनाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज़. ये स्पेशली जो बिग एमिटर्स हैं लाइक यूएस, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, उनको अपनी इकोनॉमी की डीकार्बनाइजेशन की तरफ फोकस करना होगा. जो लीडिंग एमिटर्स हैं उन्हें क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करना होगा, इंक्लूडिंग इंडिया. वी शुड मूव अवे फ्रॉम कार्बन एमिटिंग फॉसिल फ्यूल्स एंड वी शुड रिप्लेस देम विद द क्लीनर एंड रिन्यूएबल फ्यूल्स.
देन कम्स अडेप्टेशन. अब जो टारगेटेड हेल्प फार्मर्स को दी जानी चाहिए. फॉर दिस जो फाइनेंशियल ट्रांसफ़र है वो करना चाहिए ताकि जो फार्मर्स हैं वो ट्रीज़ प्लांट कर सकें, अच्छे इक्विपमेंट्स लेकर आ सकें जो कि सूटेबल हों इन द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. ड्रिप इरीगेशन, लेट्स से वी टॉकिंग अबाउट ड्रिप इरीगेशन. ड्रिप इरीगेशन से जो वाटर यूजेज है वो रिड्यूस होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है. तो फाइनेंशियल ट्रांसफ़र करना चाहिए जिससे कि ड्रिप इरीगेशन को सपोर्ट मिल सके. देन जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है इससे अवॉइड करना होगा. स्टबल बर्निंग जो है इसे बंद करना होगा. इससे ना तो सिर्फ एयर पोल्यूशन कंट्रोल होगा बट इससे टेम्परेचर भी लो होगा. अर्बन ग्रीनरी जैसे कि स्ट्रीट ट्रीज जो हैं, अर्बन फॉरेस्ट जो हैं, ग्रीन रूफ्स जो हैं, ये अर्बन एरियाज़ को कूल डाउन करने में हेल्प कर सकती हैं. दिस आर सम मेजर्स जिससे हम अडेप्ट कर सकते हैं टू दिस कंडीशंस. देन कोलैबोरेशन फॉर इंश्योरेंस. इंश्योरेंस स्कीम जो है उससे भी जो सिवियर हीट जो इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शनल और एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो फेस करते हैं, दे शुड बी इंश्योरेंस स्कीम ताकि जो वर्कर्स हैं वो इंश्योर्ड रहें. एंड जो रिस्क है जो वो फेस कर रहे हैं उससे वो इंश्योरेंस उनको मिलती रहे. लेकिन नेचुरल हज़ार्ड के अगेंस्ट जो इंश्योरेंस है दैट इज़ मिनिमल. नॉट जस्ट इंडिया बट ऑल्सो इन एशिया जहाँ पे लेस देन 10% जो लाइव्स हैं दे आर टिपिकली कवर्ड. सो जो गवर्नमेंट है और जो इंश्योरेंस हैं इंश्योरेंस जो देते हैं दे शुड नीड टू कोलैबोरेट ताकि एक ग्रेटर कवरेज हो सके फ्रॉम द लॉसेस फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जिसके अंदर कैलामिटीज़ लाइक ब्रूटल हीट और हीट वेव इसे भी इंक्लूड करना होगा. यहाँ पे अगर हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रोजेक्शंस देखें, दे कैन गाइड फ्यूचर सिनेरियोज. सेंट्रल गवर्नमेंट इसको यूज़ कर सकता है जिससे कि सब्सिडी और इंश्योरेंस स्कीम को डेवलप किया जा सकता है. इसे लिंक किया जा सकता है विद द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ताकि एक रेजिलियंस बिल्ड हो सके अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. नाउ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है प्रायोरिटी. नाउ इंडिया काफ़ी सब्सिडीज़ देता है इन द रेंज ऑफ फूड एंड फ्यूल सब्सिडीज़ बट मोस्ट ऑफ देम दे आर पुअरली टारगेटेड. तो जो एफिशिएंसी है और जो इक्विटी है जो करंट सब्सिडीज़ हैं इससे री एग्जामिन करना होगा. एंड देयर शुड बी द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफ़र एंड इंश्योरेंस linked with the building climate resilience. It should become priority कि किस तरह से इंडिया क्लाइमेट रिजिलियंट बन सके उसे लेकर जो सब्सिडीज़ हैं इस सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना होगा. एंड लास्टली कम्स अवेयरनेस. जो सिटीज़ में वर्कर्स हैं, जो विलेजेस में वर्कर्स हैं, उनको बेनिफिट दिया जाए, उनको वार्निंग सिस्टम्स के थ्रू उनको बताया जाए कि हीट वेव कंडीशन आ चुकी है, बेटर प्रिपेयर्डनेस हो सके. एंड ड्यूरिंग दिस एपिसोड ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि इसे लेकर जो अवेयरनेस है कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो अवेयरनेस है वो लोगों के बीच में फैल सके. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट points that are discussed in this particular article. Moving ahead, हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल इंडिया के अंदर डेथ पेनल्टी का जो इशू है इससे रिलेटेड है. नाउ इससे पहले कि हम ये आर्टिकल देखें कुछ बैकग्राउंड नॉलेज समझते हैं. तो रिसेंटली बलवंत सिंह केस न्यूज़ में रहा एंड जिसकी वजह से डेथ पेनल्टी का जो इशू है ये दोबारा लाइमलाइट में आया. एंड हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो डेडलाइन थी उसे एक्सटेंड किया फॉर सेंटर टू मेक अ डिसीजन ऑन द बलवंत सिंह राजोनाज मर्सी पिटिशन. बलवंत सिंह राजोना की जो मर्सी पिटिशन है 2012 से ही पेंडिंग है. एंड बलवंत सिंह ने ऑलरेडी 15 ईयर्स जो हैं ऑन डेथ रो वो स्पेंड कर दिए हैं आफ्टर टोटल ईयर ऑफ 27 ऑफ हिज इनकार्सिनेशन. एंड स्टेट ने अभी तक उन्हें एग्जीक्यूट नहीं किया है इवन आफ्टर द डेथ सेंटेंस. एंड रादर स्टेट इज कॉन्स्टेंटली डिलेइंग हिज मर्सी प्ली एंड मेकिंग हिम अंडरगो एन अनडिफाइंड पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट coupled with the fear of future execution. Now, अगर हम इस केस का बैकग्राउंड देखें तो 2007 में बलवंत सिंह को डेथ सेंटेंस अवार्ड के दिया गया था as he was one of the main accused of the assassination of former Chief Minister of Punjab बेअंत सिंह in 1995. एंड इसके बाद एक मर्सी पिटिशन सबमिट की गई थी बाय श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ऑन हिज बिहाफ इन 2012.
Now, President of India is free to decide the fate of the petition after receiving the proposal from the Union Government. किस तरह से पार्डन किया जाता है वो पावर्स हम अपनी पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ते हैं. तो President of India has to decide the fate of the petition, but after receiving the proposal from Union Government. So now let's understand what are the different kinds of punishment that can be awarded for crimes in India. इंडिया के अंदर किस तरह की पनिशमेंट्स मिल सकती हैं. सो देर आर 5 काइंड ऑफ पनिशमेंट्स जो कि सेक्शन 53 ऑफ IPC 1860 के अंदर प्रिस्क्राइब की गई हैं. वन इज़ डेथ पेनल्टी. इस पनिशमेंट के अंदर जो पर्सन है उन्हें हैंग किया जाता है, हैंग टिल ही और शी डाइज. जो डेथ पेनल्टी है इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन सर्टन IPC ऑफेंसेस, जैसे कि कोई वेजिंग वॉर हुआ है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज देयर एनी मर्डर, सेक्शन 302 की बात करते हैं हम. द प्रोविजन ऑफ डेथ पेनल्टी इज ऑल्सो देयर फॉर सम ऑफेंसेज विच आर कवर्ड अंडर अदर एक्ट्स ऑल्सो, जैसे कि आर्मी एक्ट, BSF एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट. तो बाकी केसेस में भी बाकी एक्ट्स के थ्रू भी डेथ पेनल्टी दी जाती है, लेकिन याद ये रखना है दैट इट इज़ अवॉर्डेड इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस. डेथ पेनल्टी की जब बात आती है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में इसे दिया जाता है, अवॉर्ड किया जाता है. आफ्टर दिस कम्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट. इसके अंदर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ मीन्स दैट फॉर द होल रिमेनिंग पीरियड ऑफ द लाइफ जो कन्विक्टेड पर्सन है दे विल बी इम्प्रिजन्ड. एंड देन देर इज़ ऑल्सो इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रिगरस. सिंपल इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है कि जो ऑफेंडर हैं उनको जेल में रखा जाता है एंड दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी हार्ड लेबर. लेकिन जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है उसके अंदर उनको हार्ड लेबर में एंगेज किया जाता है, लाइक डिगिंग और कटिंग वुड एक्सेट्रा. देन देर इज़ अ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल. इसके अंदर जो स्टेट है वो क्रिमिनल की प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है एंड इफ़ इट इज़ मूवेबल और इमूवेबल स्टेट कैन सीज द प्रॉपर्टी. एंड देन लास्टली कम्स फाइन. अगर मॉनिटरी पनिशमेंट दी जाए तो दिस इज़ कॉल्ड एज फाइन. तो सेक्शन IPC के अंदर बेसिकली ये 5 तरह की पनिशमेंट्स हैं. एंड करंटली हम डेथ पेनल्टीज़ की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेथ पेनल्टीज़ का स्टेटस क्या चल रहा है. सो बाय द एंड ऑफ 2021 जो नंबर ऑफ प्रिजनर्स थे जिनको डेथ पेनल्टी मिली है इट स्टूड एट 488 एंड दिस इज़ हाइएस्ट इन लास्ट 17 ईयर्स. सो अकॉर्डिंग टू द डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट, ये इस रिपोर्ट के अंदर ये दिखाएगा कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं दे इम्पोज टोटल ऑफ 144 डेथ सेंटेंसेस इन 2021. हाई कोर्ट्स ने 39 मैटर्स में डिसाइड किया है और सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पाइट लिस्टिंग डेथ पेनल्टी केसेस ऑन प्रायोरिटी डिसाइडेड ओनली 6 केसेस कंपेयर टू 11 इन 2020. 2019 में 28 केसेस के अंदर डेथ पेनल्टी दी गई थी. तो अभी तक 2021 ईयर में सबसे ज़्यादा नंबर्स में डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की गई है अकॉर्डिंग टू डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट. ना इसके बाद अब ये तो हमें दिख रहा है कि जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की हम बात कर रहे हैं, बट स्टिल 2021 में सबसे ज़्यादा डेथ पेनल्टीज अवॉर्ड की गई हैं इन लास्ट 17 ईयर्स. तो ये इशू काफ़ी हाईलाइट हो जाता है. सबसे पहले विल सी दैट व्हाट इज़ द जुडिशियल व्यू ऑन डेथ पेनल्टी. So there is one important case of 1974, Idiga Annamma versus State of Andhra Pradesh. And in this case, Supreme Court laid down the principle that life imprisonment for offence of murder is the rule and capital punishment is the exception in certain cases. And court also stated that a special reason should be given if the court decides to impose a death sentence. तो अगर वैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट शुड बी गिवन फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, लेकिन कुछ सर्टन केसेस के अंदर कैपिटल पनिशमेंट डेथ सेंटेंस अगर दी जा रही है तो कोर्ट को स्पेशल रीज़न देना होगा. एंड आफ्टर दिस कम्स वेरी इंपॉर्टेंट केस दैट इज़ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, in which Supreme Court stated that the death penalty should be awarded only in the rarest of the rare case. ये आपके means point of view से important हो जाता है because now also when we talk about death penalty we always say this phrase that it is awarded only in the rarest of the rare case. आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कौन से केस में रूल आउट किया था. This was Bachchan Singh versus State of Punjab 1980 where Supreme Court stated that it should be awarded only in the rarest of the rare case. And rarest of the rare case कब बनेगा? When there is extreme culpability of the offender in committing the offence of murder.
दिस इज़ एन एक्सट्रीम कॉज ऑफ ऑफेंडर इन कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ मर्डर। तो ऐसे केस में ही लाइफ सेंटेंस के ऑल्टरनेटिव में डेथ पेनल्टी दी जाती है एंड इट इज़ अनक्वेश्चनेबली फोरक्लोज्ड। तो ऐसे मैटर्स जो कि एग्रेवेटिंग हैं, मिटिगेटिंग फैक्टर्स को देखते हुए जो डेथ पेनल्टी है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दी जाएगी। नाउ एग्रेवेटिंग फैक्टर मीन्स जैसे कि कोई प्री प्लान्ड मर्डर है, यू विल कैलकुलेट द कोल्ड ब्लडेडनेस ऑफ द मर्डर, देन हेल्पलेस स्टेट ऑफ द विक्टिम, किस तरह का हॉरेंडस जो क्राइम है वो किस तरह कमिट किया गया है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द क्राइम, इज़ इट शॉकिंग और सो इस तरह की चीज़ें एग्रेवेटिंग फैक्टर्स में ली जाएंगी। एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स में मेंटल और इमोशनल स्टेटस देखा जाएगा कल्प्रिट का, एज ऑफ द एक्यूज्ड, वेदर दे वर यंग और ओल्ड, द एबिलिटी टू रिफॉर्म द एक्यूज्ड, एक्टिंग अंडर कोहेशन। So these are some of the important judicial views on death penalty. तो दो ही केस आपने यहाँ पे याद रखने हैं, एडेगा अनम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड देन बच्चर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। Now if we talk about the arguments which are in the favor of death penalty, so the number one is maintaining deterrence. This is the foremost argument which is given in support that it is the level of deterrence it should be maintained in society by awarding death penalty. There are many people who believe that a person may restrain himself from committing a heinous crime like murder if death penalty is awarded for it. तो socially एक deterrence create करने के लिए death penalty होनी ज़रूरी है. Also national security. There are some acts like waging war against state, terrorism, जो कि नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की जो सैंक्सिटी है इसे इरोड कर सकते हैं. तो इस तरह के एक्ट को थ्रेटन अप करने के लिए इट बेसिकली थ्रेटन्स द एंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंट्री एंड इट्स पीपल. Like for example, Ajmal Kasab was awarded death sentence for carrying out 26/11 Mumbai attacks. तो नेशनल सिक्योरिटी को बचा के रखने के लिए भी डेथ पेनल्टी का होना ज़रूरी है. द एक्ट दैट शेक द कलेक्टिव कंसाइंस, जो डेथ पेनल्टी के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं that there are some acts which shakes the collective conscience of society and they deserve nothing except the death penalty. For example, अगर हम निर्भया गैंग रेप की बात करें, सो विनय शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे बहुत कॉमनली निर्भया गैंग रेप केस कहा जाता है, दिस शॉक द कंसाइंस ऑफ द होल कंट्री. So one of the accused even committed suicide in the jail and one of the accused was a juvenile, so he was not sentenced to death. But the other 4 accused were sentenced to death and they were also hanged in the year 2020 because the crime kind of shake the conscience of the whole society. तो इस तरह की एक्ट्स की डेथ पेनल्टी होनी ज़रूरी है. Then comes safety of the citizens. Now there are proponents of this capital punishment which argue that some criminals commit most terrible of crimes and are beyond redemption. Some of them are accused of multiple rape cases, let's say. So they show no remorse or repentance. So there is no change of reform and should be awarded death sentence for the safety of the citizens. So these are some important arguments that goes in the favor of death penalty. But then again, there are some arguments which are in the favor of abolition of death penalty in India. Now, number one argument which favors the abolition is the high degree of subjectivity. Now, जब भी death sentence award किया जाता है, there is a high degree of subjectivity because judges, find it difficult to balance the mitigating and aggravating factors. अभी जो हम बात करके आए थे कि mitigating factors कैसे रहे हैं, aggravating factors क्या रहे हैं. Further, death sentence is used disproportionately on the poor, minorities and the member of racial, ethnical, political and religious communities. And this is according to the Death Penalty India Report 2016 that 75% of all the convicts who were sentenced to death in India are from socio-economically underprivileged categories like Dalits, OBCs, religious minorities. So this shows that there is very high degree of subjectivity and judges find it difficult to balance these factors. Then again comes mental stress. In many cases, the convict has to undergo a huge term of imprisonment before being finally executed, as we are seeing right now. And there is this report 39A, Death Worthy. It shows that segregated,
alienated and stigmatized experience of being on death row for a longer time results in mental illness. Then is irreversible in nature. Courts individuals को compensation देती है, those who are wrongfully convicted or those who have spent considerable time in jail due to error by the state. But अगर किसी person को आप wrongful judgment की वजह से hang कर देते हैं, तो ऐसे केस में there is no amount of compensation that can bring that person back and can mitigate the error. So death penalty by nature is irreversible. Then if we talk about it, if we talk about human rights, dignity, so these are incompatible with the death penalty. Death sentence is violation to the right of life, which is the fundamental right of all human rights, and it is considered inhumane. यहीं पे अगर हम global precedent देखें, so there is no correlation with the low crime rate. First of all, Scandinavian countries like Norway, Sweden, Finland, they have one of the lowest crime rates in the world without death penalty. तो अभी जो हम डिटरेंस की बात कर रहे थे कि भाई इससे डर आएगा और जो एक्ट्स हैं, जो क्राइम है वो कम होगा, बट नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में डेथ पेनल्टी नहीं है, बट स्टिल दे हैव द लोएस्ट क्राइम रेट्स. They focus on reforming the criminal rather than deterring him with a stricter or harsh punishment. And there are more than 100 countries those have already abolished death sentence for all the offences. And in this map as well we can see the death penalty status. So the yellow color shows all the countries that has abolished death penalty for all the crimes. Then there are some orange colors over here which shows the countries those abolished death penalty for ordinary crime. And then there are purple countries, which has abolished death penalty in practice. And then there is 55 countries who still retain death penalty for ordinary crimes, and as we can see that India is one of them. Mostly ऐसे countries जिन्होंने abolition कर दिया है death penalty का, they are mostly European nations. As we can see, the entire Europe is yellow. Then Australia, New Zealand, Canada, these are Mexico, Denmark, these are the important countries from where death penalty has been abolished. So what lies ahead? Now first of all, Supreme Court can step in and can commute Balwant Singh death sentence, or on account of the undue delay, especially in the disposal of the mercy petition that has violated his right to life under Article 21 of Indian Constitution. Secondly, Supreme Court should release an updated guidelines on how to balance the aggravating and mitigating factors in the cases. इससे जो subjectivity है वो reduce होगी when it comes to award death penalty, and this will even reduce the instances of unnecessary award of death sentence. Third, courts can evolve innovative ways for giving stricter punishment in place of death penalty. For example, minimum 25-30 years of rigorous punishment can be reduced or reviewed. Then we need to focus, the focus should be on ensuring the certainty of the punishment rather than the quantum of punishment. So what will act better deterrent for the criminals, that we need to see. It is the certainty of the punishment or the quantum of the punishment. And here union government should also act swiftly on the mercy petitions based on merits and not on political advantages or disadvantages it may get from the petition. At last, if we talk about Law Commission, so in 262 report, it even proposed that the death penalty should be abolished for all crimes excluding the terrorism related offences. If there are some offences which are related to terrorism, in only those cases death penalty should be awarded. And the experience of Scandinavian countries, they also support this view. However, till the time it happens, there should be proper implementation of the Bachchan Singh's judgment by the Indian court. And now we know what is Bachchan Singh's judgment. It is to use to award death sentence in the rarest of the rare cases. आगे बढ़ते हैं तो रिसेंटली कोलेजियम सिस्टम भी न्यूज़ में है, एंड ये पूरा का पूरा टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है इफ़ वी रिलेट दिस टू द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो सबसे पहले इंडिया के अंदर कोलेजियम सिस्टम की अगर हम हिस्ट्री देखें
तो जो कोलिजियम जो जजेस का है ये एक तरह का सुप्रीम कोर्ट की ही इन्वेंशन है। कोलिजियम सिस्टम का कि जैसे सिस्टम का कोई भी मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये बात याद रखेंगे। दिस इज़ होल सोली द इन्वेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड जब भी हम कोलिजियम सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम के अंदर जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स और उनका जो ट्रांसफ़र है वो डिसाइड किया जाता है बाय अ फर्म एंड द फर्म ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड उसके अलावा उस फर्म में 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो एक फॉरम है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस डिसाइड करते हैं जजेस की अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफ़र के बारे में। एंड याद रखिएगा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। नाउ दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम वेयर जजेस विल अपॉइंट जजेस, जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। बट इन इफेक्ट इस सिस्टम के अंदर जहाँ पे जजेस अपॉइंट होते हैं, इनको जो इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करती है इट कंप्राइजेज ऑफ जजेस ओनली। सो जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस। एंड हमने रिसेंटली भी इस पूरे इशू को डिस्कस किया था जहाँ पे हमने केसेस डिस्कस किए थे। तो देयर वर सम जजेस दो वाज सुपरसीडेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 1970s एंड कुछ मास अटेम्प्ट भी किए गए थे टू ट्रांसफ़र द हाई कोर्ट जजेस अक्रॉस द कंट्री। एंड उस टाइम पे ये परसेप्शन आ गया था कि कंट्री के अंदर जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो खतरे में है, दैट वाज अंडर थ्रेट। तो जिसके बाद कुछ सीरीज़ ऑफ केसेस होते हैं जैसे कि फर्स्ट जज केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस। फर्स्ट जज केस आता है 1981 में, जब ये रूल आउट किया जाता है कि कंसल्टेशन विद CGI इन द मैटर ऑफ द अपॉइंटमेंट मस्ट बी फुल एंड इफेक्टिव। तो CGI से कंसल्टेशन की जाएगी एंड दैट शुड बी फुल एंड इफेक्टिव। तो यहाँ से उस आइडिया को रिजेक्ट किया गया कि द आइडिया ऑफ CGI's ओपिनियन एंड कैरिंग ग्रेट वेट शुड हैव प्राइमेसी। फिर आता है सेकंड जजेस केस। इसके अंदर कोलिजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपने याद रखना है कि कोलिजियम सिस्टम सेकंड जजेस केस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इसमें ये होल्ड किया गया कि कंसल्टेशन रियली मीन्स कॉन्क्यूरेंस। एंड इसमें ये भी ऐड किया गया कि इसमें सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं बल्कि पूरी इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन जो है उसे फॉर्म किया जाएगा इन कंसल्टेशन विद 2 more सीनियर मोस्ट जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। देन फाइनली थर्ड जजेस केस आता है जहाँ पे ये जो कोलिजियम था इसे एक्सपैंड किया जाता है और इसे एक 5 मेंबर बॉडी बनाया जाता है जिसके अंदर CGI और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट कोलीग्स प्रेजेंट होंगे। ना आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो वी हैव आर्टिकल 124, 124। दिस बेसिकली डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। एंड इस आर्टिकल में कहा गया है दैट अपॉइंटमेंट शुड बी मेड बाय प्रेसिडेंट after consultation with such judges of high courts and supreme court as president may deem necessary. So CGI is to be consulted in all the appointments except his or her own. तो CGI से तो कंसल्टेशन होगी एक्सेप्ट अगर सिर्फ CGI के जज की बात हो रही है उसे छोड़ के बाकी हर एक अपॉइंटमेंट केसेस में CGI से कंसल्टेशन की जाएगी। सिमिलरली अगर हम आर्टिकल 217 देखें तो ये हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट से डील करता है। तो यहाँ पे कहा गया है दैट जज शुड बी अपॉइंटेड बाय दी प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ CGI एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। एंड यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट है, जिस भी हाई कोर्ट के अंदर जजेस को अपॉइंटमेंट करनी है, जो कंसर्न हाई कोर्ट है उनको भी यहाँ पे कंसल्ट किया जाएगा। लास्टली अगर हम प्रोसीजर समझें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CGI की बात करें तो जो आउटगोइंग CGI होते हैं दे रिकमेंड हिज और हर सक्सेसर। सो इन प्रैक्टिस इट हैज़ बीन स्ट्रिक्टली बाय द सीनियरिटी, इसे सीनियरिटी बेसिस के ऊपर किया जाता है। एवर सिंस द सुपरसेशन कंट्रोवर्सी ऑफ 1970 हैपेंड, तब से लेकर ये सीनियरिटी के बेसिस पे CGI को डिसाइड किया जाता है। देन यूनियन लॉ मिनिस्टर इस रिकमेंडेशन को फर्दर प्राइम मिनिस्टर के पास फॉरवर्ड करते हैं जो कि फर्दर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। इसके थ्रू CGI अपॉइंट किए जाते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस की बात करें सो दे आर अपॉइंटेड थ्रू अ प्रपोजल विच इज़ इनिशिएटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाकी जो कोलिजियम के मेंबर्स हैं उनके साथ कंसल्ट करते हैं, एज वेल एज जो सीनियर मोस्ट जज होंगे जिस हाई कोर्ट से अगर जो जज आ रहे हैं तो उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर जो CGI है वो नेम सेलेक्ट करते हैं एंड वो अपने ओपिनियंस रिकॉर्ड करते हैं इन राइटिंग एंड दिस बिकम्स पार्ट ऑफ अ फाइल।
and then collegium send this recommendation to law minister, who forwards this to prime minister, and then who advises the president. Now इसके बाद अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें तो हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस की बात करते हैं. तो देर अपॉइंटेड एज पर द पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट. तो ये पॉलिसी चलती है कि सपोज अगर आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस वो होंगे जो कि इन स्टेट से बिलोंग नहीं करते. एंड जो कोलिजियम है दे टेक्स द कॉल ऑन द एलिवेशन. एंड सिमिलरली जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी अगर हम अपॉइंटमेंट देखें तो दे आर ऑल्सो रिकमेंडेड बाय द कोलिजियम, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस आते हैं. लेकिन यहाँ पे जो प्रपोजल है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के थ्रू इनिशिएट होता है विद द कंसल्टेशन ऑफ द 2 सीनियर मोस्ट कोलीग्स ऑफ द हाई कोर्ट. और फिर इस रिकमेंडेशन को चीफ मिनिस्टर के पास भेजा जाता है जो कि गवर्नर को एडवाइस करते हैं, और गवर्नर इस प्रपोजल को लॉ मिनिस्टर के पास भेजते हैं. और आगे का प्रोसेस हमें पता है क्योंकि आगे चल के प्रेसिडेंट ने ही अपॉइंटमेंट करनी है. Similarly, collegium also recommends the transfer of chief justice and other judges. For this we have article 222 and इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया गया है कि जज का ट्रांसफ़र एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में होगा अंडर आर्टिकल 222. तो अगर चीफ जस्टिस को ट्रांसफ़र किया जाता है तो रिप्लेसमेंट जो है वो साइमल्टेनियसली देखना पड़ता है फॉर द हाई कोर्ट विच इज़ कंसर्न. And there can be an acting chief justice in high court for not more than 1 month. 1 मंथ से ज़्यादा एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं हो सकते. तो जब भी ट्रांसफ़र का मैटर आता है इट इज़ इन द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड ये जो डिसीजन है ये डिटर्मिनेटिव है, एंड जो कंसेंट है जजेस का वो रिक्वायर्ड नहीं है. However, Chief Justice should take into account the views of Chief Justice of that particular High Court which is concerned and views of 1 or more Supreme Court judges who are in position to do so. तो जो भी ट्रांसफ़र हैं उनको पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाता है फॉर द बेटरमेंट एंड द बेटरमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. कोलिजियम सिस्टम काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करता है. सबसे बड़ा जो पॉइंट यहाँ पे आता है दैट इज़ द ओपेकनेस एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. तो क्योंकि सिस्टम काफ़ी ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी कम है, तो देर इज स्कोप ऑफ नेपोटिज्म एंड इट इज साइटेड वेरी ऑफनली. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी मिस्टीक प्रोसेस. तो देर इज़ वेरी स्मॉल बेस फ्रॉम विच सेलेक्शंस वर मेड, एंड जो सीक्रेसी है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, दिस इंश्योर्ड दैट दैट प्रोसेस में ऑन ओकेजन मेक रॉन्ग अपॉइंटमेंट्स एंड वर्स स्टिल लेंड इटसेल्फ टू नेपोटिज्म. तो ये कुछ मेजर क्रिटिसिज्म इस कोलिजियम सिस्टम से जुड़े हुए हैं. जिसके बाद आपको पता होना चाहिए कि NJAC क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. नाउ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कैन बी सीन एज रेस्क्यू बट नो रिजल्ट. अटेम्प्ट किया गया था 2015 में कि कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस किया जाए बाय NJAC, बट दैट वाज स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट. एंड जो रीज़न दिया गया था वो ये था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये इंडिया में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए एक बड़ा थ्रेट है, एंड इससे कहा गया कि दिस इज़ इनहेरेंटली इलीगल, एंड इवन मेजॉरिटी ऑफ द ओपिनियंस एडमिटेड द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी. तो बेसिकली वी टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट्स, तो देयर हैज़ बीन दिस एक्नॉलेजमेंट दैट द जोन ऑफ कंसिडरेशन मस्ट बी एक्सपैंडेड, ताकि जो क्रिटिसिज्म आता है दैट मेनी अपॉइंटीज दे हेल फ्रॉम फैमिलीज ऑफ रिटायर्ड जजेस वो दूर हो सके. द स्टेटस ऑफ प्रपोज्ड न्यू मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर टू इन्फ्यूज ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, एंड इट शुड बी पास्ड इन एन एक्सपीडिटेड वे. तो एफर्ट्स करने चाहिए कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बूस्ट हो सके. जो कोलिजियम की रेजोल्यूशंस हैं दे आर नाउ पोस्टेड ऑनलाइन बट द रीजंस आर नॉट गिवन. सो this is something that we should need to know about the collegium system. That is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.